हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंजू कुमार और अनअकैडमी के स्टेट पीएससी प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये प्रोग्राम बेहद अद्भुत है बच्चों, और इंडिया की बेस्ट टीम आपसे जुड़ने जा रही है। मैं मंजू कुमार आपसे हिस्ट्री के विषय में चर्चा करूंगा, या हिस्ट्री सब्जेक्ट को आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। हम लोग हिस्ट्री को एक बेहद महत्वपूर्ण तरीके से और एक रोचक तरीके से हम इतिहास को समझेंगे। दोस्तों, इतिहास के विषय में बहुत सारी भ्रामक धारणाएं हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि सभी लोग सोचते हैं कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटना पड़ता है, और तथ्यों की भरमार है, यहाँ पर फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है। और इन फैक्ट्स के कारण, इन डेट्स के कारण क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको हम लोग ठीक से कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें कैसे याद की जाए। लेकिन बच्चों, मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि हिस्ट्री फैक्ट्स का अंबार नहीं है, बल्कि वह कॉन्सेप्ट्स से यदि फैक्ट्स को जोड़कर हम लोग पढ़ें तो वो जो फैक्ट्स आपको लगते हैं वो फिर आपके लिए समस्या नहीं बनेंगे। तो बच्चों, हमें कुल मिलाकर इस तरीके से, कंसेप्चुअल तरीके से, अवधारणात्मक तरीके से इतिहास को लेकर चलना है, ताकि हमें कोई भी समस्या ना हो, और हम अवधारणात्मक तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो फैक्ट्स भी, अवधारणा को समझने के बाद फैक्ट्स भी लगातार हम लर्न करते हुए जाएंगे, और वो खुद ही लर्न भी हो जाते हैं। जब आपको किसी टॉपिक के बारे में, यदि मान लीजिए कोई भी टॉपिक है और किसी टॉपिक के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, और आप उसे बिना समझे किताबों से रटने का प्रयास करते हैं, तो बच्चों वो निश्चित रूप से याद नहीं हो पाती है, लर्न नहीं हो पाती है ठीक से। लेकिन जब उसे आप ठीक प्रकार से समझ कर करते हैं, कंसेप्ट से करते हैं, यानी अवधारणात्मक तरीके से करते हैं, तो फिर वो चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। तो बस मेरा कहना इतना ही है कि यदि हम कंसेप्ट के आधार पर और सीक्वेंसली इतिहास को लेकर चलेंगे, क्रमवार तरीके से लेकर चलेंगे, कहानी को लिंक करते हुए चलेंगे, तो इतिहास से ज़्यादा रोचक सब्जेक्ट और कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ बच्चों आपको संस्कृतियों का विकास, अतीत जो बेहद गौरवमयी हैं, और आप के पास्ट में जो घटनाएं घटी, और अद्भुत पर्सनैलिटीज यानी कि जो व्यक्तित्व है, उनसे भी सीख हमें मिलती है। इतिहास बेहद रोचक है, और इसे रोचक बनाने के लिए कंसेप्ट्स में जाना पड़ता ही है। तो बच्चों, आज हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी कि हम लोग एक भूमिका पहले समझते हैं इतिहास की कि क्या है। आज मेरा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। बच्चों, हम सीक्वेंसली इतिहास को लेकर चलेंगे, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। जैसे कि सबसे पहले हम एंशिएंट का ही पार्ट शुरू कर रहे हैं, हालांकि मॉडर्न का पार्ट भी शुरू होगा साथ साथ में ही। कल 2 बजे मॉडर्न भी पहला लेक्चर स्टार्ट होगा, लेकिन आज सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री सीक्वेंसली लेकर आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री पर चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इतिहास से जो क्वेश्चंस की संख्या है पीएससी एग्जामिनेशंस में, और जो यूपीएससी है उसमें, यानी लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग में, वो लगातार रहती है, और उसकी दर कम से कम एवरेज रूप ले ले तो 20% होती है। कभी कभी बच्चों ये दर घट जाती है, ये 18%, 17% हो सकती है, लेकिन कभी कभी ये दर बढ़ जाती है और ये 23, 24, 25% तक भी पहुंचती है। तो बच्चों, मेरे कुल मिलाकर मैं इतना कहना चाहता हूं कि हिस्ट्री का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि इंपॉर्टेंस देखें तो बहुत ज़्यादा है। प्री में हो या मेंस में हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है जो कि बच्चों को या स्टूडेंट्स को कम समझ में आता है,
कारण क्योंकि सब लोगों का मानना ये होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा अच्छे से करना जरूरी होता है। एग्ज़ाम ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। बच्चों मैं आपको कहना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये बात ठीक है कि मॉडर्न हिस्ट्री को अलग से कोड किया गया है सिलेबस में भी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस लोक सेवा आयोग के जो कोर्स है उनमें भी, लेकिन एंशियंट हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस नहीं है, मेडिवल हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं कहना चाहूँगा इक्वल इम्पोर्टेंस है। और वो कैसे? क्योंकि यदि मान लीजिए इक्वल इम्पोर्टेंस ना होता तो हम एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन ना देख पाते, जबकि एंशियंट हिस्ट्री से भी लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो बच्चों चर्चा यहीं से शुरू करनी है और क्रमवार तरीके से चैप्टर वाइज हमें एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हुए जाना है। तो बच्चों बात करते हैं सबसे पहले इतिहास में 3 प्रश्नों से हम अपनी बात शुरू करते हैं। 3 बेसिक क्वेश्चंस अबाउट हिस्ट्री। 3 मूल क्वेश्चन हैं बच्चों, 3 मूल प्रश्न हैं इतिहास के बारे में, वहां से हम बात शुरू करेंगे। हम लोग बिल्कुल एकदम शुरू से करते हैं ताकि कोई भी ऐसा पक्ष ना रहे जो हम ना समझ पाए हो, ना समझ पाए मतलब। तो सबसे पहले 3 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने ये है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि हमें जानना पड़ेगा कि वह सब्जेक्ट वास्तव में है क्या। तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। 3 प्रश्नों में से पहला प्रश्न हमारे सामने है कि इतिहास क्या है। तो बच्चों इस बात को हम यदि जानें कि इतिहास क्या है, पहले हम एक बार की तीनों प्रश्नों पर ध्यान दे लेते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का लेखन किस प्रकार शुरू हुआ दुनिया भर में और भारत में किस प्रकार शुरू हुआ। ये इतिहास के लेखन के बारे में भी हम कुछ बातें करेंगे। और तीसरा प्रश्न है बच्चों टाइम डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का काल विभाजन जो होता है वो कैसे होता है। तो 3 प्रश्न है मूल। पहला है व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। दूसरा है राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का लेखन। और तीसरा है टाइम डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का काल विभाजन। अब बारी बारी से हमें तीनों पर चर्चा करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हमें चर्चा करनी है कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास वास्तव में क्या है। इतिहास वास्तव में क्या है, यदि हम इस पर बात करें तो हम कहेंगे कि स्टडी ऑफ पास्ट विद ऑल एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड हिस्ट्री। समस्त अतीत के समस्त पक्षों का अध्ययन, अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन इतिहास कहलाता है, या समस्त दृष्टिकोणों के आधार पर अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। बच्चों यहां थोड़ी सी बात डीपली हो गई। और डीपली कैसे कि समस्त दृष्टिकोण क्या है। भाई आप सोच रहे होंगे कि अतीत का अध्ययन है तो अतीत का अध्ययन ही इतिहास हो गया, लेकिन अतीत का अध्ययन तो किसी एक एस्पेक्ट का अध्ययन भी हो गया, वो भी तो अतीत का अध्ययन ही है। एक एस्पेक्ट मतलब कि हमने राजनीतिक अध्ययन कर लिया अतीत का, केवल पॉलिटिकल एस्पेक्ट को हमने समझ लिया। नहीं, यहां पर सभी पक्ष या समस्त दृष्टिकोण क्या है हमें यह जानना जरूरी है। अतीत के सारे दृष्टिकोणों की यदि चर्चा करें बच्चों तो अतीत के कुछ दृष्टिकोण ये है जैसे कि सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक दृष्टिकोण। तो इतिहास को हमें सामाजिक दृष्टिकोण से समझना है, सामाजिक दृष्टिकोण से पढ़ना है, सामाजिक विकास क्रम को जानना है। दूसरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट, राजनीतिक दृष्टिकोण। इतिहास को हमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट से जानना है, राजनीतिक विकास क्रम को जानना है। तीसरा है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, यानी कि आर्थिक गतिविधियां अतीत में किस प्रकार बढ़ी और कैसे आर्थिक विकास हुआ, हमें इस बात को जानना है। और कल्चरल एस्पेक्ट बच्चों जो बेहद महत्वपूर्ण हैं, सांस्कृतिक विकास या सांस्कृतिक दृष्टिकोण के तहत भी हमें इतिहास को जानना है।
संस्कृति में बच्चों धर्म, रीति रिवाज, शिक्षा, लेखन और ये सभी जो एस्पेक्ट है, ये सभी एस्पेक्ट आते हैं इसके अंतर्गत। तो हमें एस्पेक्ट यानी हमें अतीत को जानना है, लेकिन अतीत को किन एस्पेक्ट्स के आधार पर जानना है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। कुछ लोगों का मानना है, ये बात बच्चों मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये है कि इतिहास अतीत का अध्ययन है और हमें केवल इतिहास में राजनीतिक विकास क्रम को जानना है, हमें मौर्य वंश को जानना है, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानना है। वहां से बात शुरू करो आप। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमें किसे जानना है? वैदिक सिविलाइजेशन को जानना है। हमें फिर महाजनपद को जानना है, यानी कि महाजनपद मगध को जानना है, मौर्य को जानना है। तो ये क्या है बच्चों? ये राजनीतिक विकास है। लेकिन हमें सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्षों को भी जानना है। तो ये समग्र अध्ययन होगा इतिहास का। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टडी ऑफ पास्ट विद ऑल एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड हिस्ट्री। समस्त दृष्टिकोणों के आधार पर अतीत का अध्ययन इतिहास है। तो बच्चों ये तो बात की हमने कि इतिहास क्या है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का लेखन कैसे आरंभ हुआ? इतिहास के लेखन के संबंध में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी किताबें इतिहास पर लिखी गई हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं और अलग अलग है, बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं। लेकिन वास्तव में ये जानना महत्वपूर्ण है कि इतिहास का लेखन कब आरंभ हुआ, कब शुरू हुआ। तो बच्चों राइटिंग ऑफ हिस्ट्री में हम लोग ये कहेंगे कि हेरोडोटस का नाम आप लोगों ने बच्चों पक्का सुना होगा। हेरोडोटस पहला व्यक्ति था जिसने इतिहास का लेखन शुरू किया था। तो हेरोडोटस वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैव इनिशिएट द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास को सबसे पहले इतिहास का लेखन शुरू करने वाले हेरोडोटस थे। और इसीलिए बच्चों उन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए उन्हें इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस की पहली पुस्तक इतिहास पर लिखी गई, जो कि इतिहास पर पहली पुस्तक है बच्चों दुनिया भर की, और वो है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक है। और हेरोडोटस बच्चों यूनान के रहने वाले थे, यानी यूनानी नागरिक थे। ये तो बात हुई कि इतिहास का लेखन इस प्रकार प्रारंभ हुआ। हिस्टोरिका की बात करो तो बच्चों 500 BC में हिस्टोरिका का लेखन कहते हैं किया गया। लेकिन बच्चों प्रश्न उठता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई इतिहास भारत में सिस्टमेटिक रूप से लिखा जाना कब प्रारंभ हुआ? ये कार्य पहली बार कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण वाज द फर्स्ट इंडियन हिस्टोरियन हु स्टार्टेड सिस्टमेटिक राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। कल्हण पहले भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने पहली बार व्यवस्थित इतिहास लिखा, और उनकी बुक थी बच्चों राजतरंगिणी। तो यहां पे लिखा भी हुआ है कि कल्हण रोट द फेमस टेक्स्ट राजतरंगिणी इन 12th सेंचुरी। ये बच्चों कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक है, और इसे इतिहास में पहली ऑथेंटिक या आप कहे कि सिस्टमेटिक क्रमवार तरीके से इतिहास लिखने का पहला ग्रंथ कहा जाता है। तो बच्चों राइटिंग ऑफ हिस्ट्री में हमने समझा कि अब हम मोटे तौर पर प्रश्नों की बात कर रहे हैं बच्चों। यदि हम हिस्ट्री के लेखन की बात करेंगे तो हम डिटेल में करेंगे। जब हम लिटरेरी सोर्सेस पढ़ेंगे, यानी कि साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे इतिहास के, हम इसकी बात डिटेल में करेंगे। हम वहाँ कल्हण की भी बात करेंगे। लेकिन हम बता रहे हैं कि राइटिंग ऑफ हिस्ट्री किस प्रकार स्टार्ट हुई। तो बच्चों मैंने बताया हेरोडोटस
पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास का लेखन शुरू किया और कल्हण ने पहली बार भारत का इतिहास व्यवस्थित रूप से लिखा। अब हमें बात करनी है बच्चों तीसरे प्रश्न की। हमने 3 मूलभूत प्रश्नों पर बात की थी और अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा टाइम डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का काल विभाजन। क्योंकि बिल्कुल शुरू से हम हर चीज पर डिस्कस कर रहे हैं तो हमें भी ये जानना चाहिए कि इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार हुआ। तो बच्चों हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 2 एरा। इतिहास को 2 कालखंडों में बांटकर देखा जाता है, जैसे कि पहला है बीसी और दूसरा है एडी। आपने सुना होगा बीसी और एडी के बारे में बच्चों कन्फर्मली, लेकिन कुछ बच्चों को फिर भी चीजें समझ में नहीं आती कि बीसी और एडी क्या है वास्तव में। तो चूंकि हम सारी चीजें शुरू से डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी पहली क्लास है, तो बच्चों जिन बच्चों को पता है वो भी एक बार की जान ले और जिन्हें नहीं पता है वो तो जान ही लेंगे। तो बच्चों बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट और एडी यानी कि एनो डोमिनी। तो हमें बीसी और एडी में आपने देखा होगा इतिहास का यही काल विभाजन है बच्चों। तो बीसी और एडी बिफोर क्राइस्ट, बीसी का अर्थ है बच्चों यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि ईसा से पहले का जो कालखंड है उसको हम क्या कहते हैं बीसी। भाई ईसा पूर्व का मतलब तो यही हुआ ना कि ईसा से पहले का जो कालखंड है उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। एडी एनो डोमिनी, एनो डोमिनी यानी जिस साल या जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ उसे हमने कहा एनो डोमिनी। इसका मतलब है आई ईयर ऑफ गॉड। एडी को बच्चों पहले आफ्टर डेथ कहा जाता था, लेकिन अब जो डिक्शनरी में एडी को कहा जा रहा है वो बच्चों एनो डोमिनी कहा जाता है। एनो डोमिनी का अर्थ है आई ईयर ऑफ गॉड, यानी जिस साल भगवान का जन्म हुआ, भगवान का एक वर्ष इसको आप कहिए। इसके और भी कई नाम हैं बच्चों, कॉमन एरा और दूसरे नाम, लेकिन हम एक जनरल बात कर रहे हैं। तो बिफोर यानी बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी। तो कुल मिलाकर काल विभाजन 2 भागों में हुआ, एक ईसा से पहले का काल और दूसरा ईसा के जन्म के बाद का काल। एक जन्म से पहले का काल बीसी और एक जन्म के बाद का काल एडी। तो बच्चों मान लो ईसा मसीह का जन्म, अब हमारा जो कैलेंडर है बच्चों 2020 में पहुंच चुका। आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, 2020 में हम लोग, लेकिन 2020 वाला एक कैलेंडर जो है ये कभी तो स्टार्ट हुआ होगा। तो मान लीजिए 0 से स्टार्ट हुआ और 0 से हम आगे की तरफ बढ़ते गए और आज हम पहुंच गए 2020 में। लेकिन क्या बच्चों ये दुनिया 2020 साल ही पुरानी है बस? क्या ईसा मसीह के जन्म से पहले कोई घटना नहीं घटी? क्या वहां कोई समाज नहीं था? था। तो फिर उन घटनाओं को किस में लिखेंगे? उन घटनाओं को हम लिखेंगे बीसी में, यानी बिफोर क्राइस्ट। तो बच्चों मान लो आप ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले कोई घटना घटी तो हमने उसे लिखा 100 बीसी। 100 साल पहले कोई घटना घटी तो हमने उसे लिख दिया 100 बीसी। 200 साल पहले कोई घटना घटी तो हमने उसे क्या लिखा 200 बीसी। 300 साल पहले कोई घटना घटी तो हमने उसे क्या लिखा 300 बीसी। आप पीछे जाते जाइए 400, 500, 600 ... मान लीजिए 2500 बीसी में कोई घटना घटी तो आपने नोट किया होगा कि 100 बीसी जो लिखा इससे ज्यादा पुरानी घटना है 200 बीसी। ध्यान दें आपने जो 100 बीसी लिखा यानी कि ये ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पुरानी घटना है, और 200 बीसी 200 साल पुरानी घटना है। तो 300 बीसी क्या हुई 300 साल पुरानी घटना है। तो यानी 100 बीसी वाली घटना पुरानी है या 200 बीसी वाली? जाहिर सी बात है 200 बीसी वाली और पुरानी है ना बच्चों। तो इस प्रकार बीसी में जो बड़ा समय है वो सबसे पुरानी घटना है।
यहां पर यदि हम इस टेबल में देखें तो 2500 BC वाली घटना सबसे पुरानी दिख रही है हमें। इससे भी पीछे जा सकते हैं आप 1 लाख BC चले जाइए, तो यहां सबसे पुरानी क्या है? 2500 BC। तो BC में समय जो है, BC में अब बच्चों हमें इतिहास पढ़ना है, तो हम पुराने समय से नए समय की ओर चलेंगे या नए समय से पुराने समय की ओर चलेंगे? जाहिर सी बात है, पुराने समय से नए समय की ओर चलेंगे, तभी तो हम देश आजाद करवाएंगे। देश आजाद करवाने का मतलब स्वतंत्रता संग्राम होगा और फिर स्वाधीनता मिलेगी 1947 बच्चों, और या तभी तो हम आज पहुंच पाएंगे। तो मान लीजिए 2500 BC से हमने अपना इतिहास शुरू किया, मान लेते हैं। तो 2500 BC से आगे बढ़ेंगे तो कैसे चलेंगे? 24, तो 2400 नई घटना है, 23, 20, ऐसे ही करके हम 100 पे पहुंचेंगे और फिर 0 पे, और 0 के बाद AD में समय बढ़ता हुआ जाएगा। तो BC में समय बच्चों घटता हुआ चलता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने किताबों में देखा होगा कभी कभी कि अशोक का जो टाइम पीरियड है, सम्राट अशोक का जो टाइम पीरियड है, वो लिखा रहता है 269 BC से लेकर 232 BC तक का। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि ये उल्टा लिख दिया गया। ये उल्टा नहीं है बच्चों, ये सही है। इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि अशोक 269 BC में पहले गद्दी पर बैठे और 232 BC तक वो बैठे रहे, तो समय तो आगे बढ़ा ना बच्चों। तो BC में समय घटता हुआ दिखाई देता है, हालांकि घटता नहीं है, बढ़ता है। और AD में तो समय बच्चों बढ़ ही रहा है। 2020 के बाद क्या आएगा? 2021। सभी लोग बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2020 के आते ही विखंडन शुरू हो गया था बच्चों संसार भर में, और 2021 की प्रतीक्षा में हैं सभी लोग। अब कहते हैं सब लोग, सोशल साइट्स पर भी चीज़ें चलती रहती है कि भाई अब 2020 जल्दी से जाए, लेकिन समय है बच्चों, और समय चक्र अपने अनुसार घूमता है। तो इसलिए समय तो इसी तरीके से चलेगा, बस हमें समय के अनुसार अपने आप को ढालना होगा। ठीक है, तो बच्चों खैर, तो 2020 2021 ये तो सब AD में है। तो BC और AD क्लियर हो गया होगा बच्चों आप लोगों को कि वास्तव में BC क्या है और AD क्या है। अब हम लोग बच्चों 3 प्रश्नों पर तो हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, भारतीय इतिहास को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, कैसे उसको अलग अलग पार्ट्स में बांट के हम पढ़ते हैं। तो भारतीय इतिहास का विभाजन कैसे करेंगे हम, हमें यह समझना है। भारतीय इतिहास का विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो बच्चों आपने एक क्लासिफिकेशन सुना होगा, आपने सुना होगा कि भारतीय इतिहास को भाई 3 भागों में बांटा जाता है ना। इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। यही जनरली सुनते हैं, लेकिन हम लोग आज थोड़ा सा डीपली जाकर चर्चा करेंगे। हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है इतिहास का। क्योंकि बच्चों हमने बात की थी कि हम कंसेप्चुअल तरीके से चीज़ों को समझने वाले हैं। तो हम समझ लेते हैं कि भारतीय इतिहास को वास्तव में उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया। तो बच्चों इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यहां पर पहला है प्री हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल। इसका समय है 2,50,000 BC टू 2500 BC। ठीक है बच्चों। और दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड 2500 BC टू 600 BC। और तीसरा है हिस्टोरिकल पीरियड 600 BC टू 1947 AD। आप मन में सोच रहे होंगे कि सर ने एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पर चर्चा नहीं की। वो चर्चा आएगी बच्चों, वो पार्ट है वास्तव में हिस्टोरिकल पीरियड के। बात समझ रहे हैं। तो हमने ये जाना कि इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल एंड हिस्टोरिकल पीरियड।
अब हमें बात करनी है कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड वास्तव में क्या है। प्री हिस्टोरिकल पीरियड वास्तव में क्या है? तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड जो है उसकी सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड क्या है, क्योंकि समय हमने जान लिया बच्चों। स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिकल पीरियड डिपेंड्स ऑन ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन पूर्णतः पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। अर्थात आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के आधार पर जिस काल का अध्ययन होता है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड को हम सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के आधार पर ही जानते हैं बच्चों। हमारे पास और उसका कोई सोर्स नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या है? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आता है बच्चों जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, जैसे कि कॉइन्स, जैसे कि मोन्यूमेंट्स, जैसे कि आइडोल्स और पेंटिंग्स यानी चित्रकला, यानी अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियां। आप कभी म्यूजियम गए होंगे बच्चों। म्यूजियम में जाकर आपने देखा होगा संग्रहालय में कि बहुत सारी पुरानी वस्तुएं रखी रहती हैं। ये पुरानी वस्तुएं जो है इनमें मूर्तियां होती है, सिक्के होते हैं, इस तरह की वस्तु हमें मिलती है। तो ये सब क्या है बच्चों? ये हमें एक्सकेवेशन से मिली है, खुदाई से मिली है ये सारी चीजें हमें। इन्हें हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख। आपने अशोक के अभिलेखों के बारे में सुना होगा। अभिलेख यानी चट्टानों पर, ताम्रपत्रों पर, मेटल्स पर यानी, और दीवारों पर, भित्तियों पर जो लेख लिखे जाते थे उनको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो बच्चों ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है। और प्री हिस्टोरिकल पीरियड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के आधार पर ही हमें केवल इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है? तो बच्चों प्री हिस्टोरिकल पीरियड को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते होंगे। यहां पर स्टोन एज के बारे में काफी बच्चों ने सुना होगा कि स्टोन एज क्या होता है। तो यहां पर प्री हिस्टोरिकल पीरियड इज ऑल्सो नोन एज स्टोन एज, पाषाण काल। पाषाण काल मतलब जिस काल में पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था उसको पाषाण काल कहा जाता है। प्री हिस्टोरिकल पीरियड को हम क्या कहते हैं? स्टोन एज। और इस काल में बच्चों बिल्कुल भी मनुष्य सभ्य नहीं था। हालांकि नवपाषाण काल जब हम चर्चा करेंगे उसकी, तो हम देखेंगे कि मनुष्य ने विकास करना शुरू कर दिया था, लेकिन अधिकतर समय में, यह बहुत बाद में हुआ, अधिकतर समय में मनुष्य सभ्य नहीं था। तो बच्चों प्री हिस्टोरिकल पीरियड की हमने 3 विशेषताएं बताई। पहले कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड का जो अध्ययन है वो केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के आधार पर करेंगे हम। दूसरा, इस काल को पाषाण काल भी कहा गया है। और तीसरा, इसमें मनुष्य सभ्य नहीं था। अब बच्चों हमें बात करनी है कि हिस्टोरिकल पीरियड, ये जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड है बच्चों, उसको 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। ये जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड है इसको भी हमने 3 भागों में बांटा, यानी स्टोन एज को 3 भागों में बांटा हमने। जैसे कि पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, यानी पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इनकी चर्चा हम अलग से करेंगे। स्टोन एज हमारा अलग से टॉपिक है बच्चों। अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं? हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री समझ रहे हैं। तो मैंने बताया कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड को 3 भागों में बांटा जाता है। स्टोन एज को हम गहराई से पढ़ेंगे और वहां हम समझेंगे पैलियोलिथिक एज क्या था और इसकी क्या विशेषताएं थी, मेसोलिथिक एज क्या था और इसकी क्या विशेषताएं थी, और नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल क्या था और इसकी क्या विशेषताएं थी। अभी हम लोगों को
प्री हिस्टोरिकल पीरियड के जो हमने क्लासिफिकेशन किया है बच्चों, कि वास्तव में प्री हिस्टोरिकल पीरियड का जो क्लासिफिकेशन हमने किया कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, हमने 3 भागों में बांट दिया स्टोन एज को। स्टोन एज ही बच्चों प्री हिस्टोरिकल पीरियड है। तो ये जो इसका क्लासिफिकेशन है बच्चों, ये किस पर आधारित है वास्तव में? तो ये द क्लासिफिकेशन ऑफ प्री हिस्टोरिकल पीरियड इज बेस्ड ऑन नंबर 1 नेचर ऑफ स्टोन टूल्स एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। तो बच्चों हमें जो हमने प्री हिस्टोरिकल पीरियड को 3 भागों में बांटा, उसको 3 भागों में बांटने का आधार क्या है? पहला कि जो पाषाण उपकरणों की प्रकृति है, यानी कि जो पत्थरों के औजार थे उसके नेचर में जो चेंज हुआ, उस आधार पे भाई पहले जो औजार थे शुरुआत में पाषाण काल में जब हम पेलियोलिथिक एज में थे तो कैसे थे? हार्ड रॉक से बने हुए हमारे पास टूल्स होते थे धीरे धीरे, और ये बड़े बड़े टूल्स होते थे, ये अनगढ़ होते थे। लेकिन धीरे धीरे मेसोलिथिक एज में आकर हम लोगों ने बच्चों क्या किया? माइक्रोलिथ यानी कि सूक्ष्म टूल्स बनाने शुरू किए, छोटे छोटे टूल्स बनाने शुरू किए। तो नेचर ऑफ स्टोन टूल्स, उपकरणों की प्रकृति कैसी थी, इस पर आधारित है। और क्लाइमेटिक चेंजेस यानी कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार हुआ, इस पर आधारित है। तो बच्चों ये हम लोगों ने प्री हिस्टोरिकल पीरियड को समझा। अब हमें बात करनी है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की। हमने जाना था कि हमने इतिहास को 3 पार्ट्स में बांटा, डिवाइड कर दिया इंडियन हिस्ट्री को, प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल पीरियड। तो हम बात करेंगे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की, यानी आद्य ऐतिहासिक काल इसको बोलते हैं। जैसे हमने जाना था कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड वास्तव में क्या है, ऐसे ही सबसे पहले हमें यह जानना है कि इस काल का अध्ययन हम किस प्रकार करते हैं बच्चों। तो इसकी परिभाषा यदि बहुत सिंपल तरीके से हम समझे तो यह है कि इस काल का अध्ययन पुरातात्विक और लिखित साक्ष्यों पर आधारित है। स्टडी ऑफ प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड डिपेंड्स ऑन आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस। एक बात नहीं जुड़ गई, और वो क्या है? प्री हिस्टोरिकल पीरियड में किस पर आधारित था केवल हमारा अध्ययन? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर। लेकिन अब किस पर आधारित है? अब है लिखित साक्ष्यों पर आधारित और आर्कियोलॉजिकल साक्ष्यों पर भी आधारित, यानी आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेस पर आधारित है। तो बच्चों प्रोटो हिस्टोरिकल का इतिहास हम इस प्रकार जानते हैं। और इस काल में एक बात लेकिन और है कि इस काल में बच्चों हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस अवेलेबल थे। लिटरेरी सोर्सेस तो अवेलेबल है हमारे पास इस काल में, लेकिन हम उन्हें अब तक पढ़ नहीं पाए। तो इस काल के लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़े नहीं जा सके। इन दिस पीरियड लिटरेरी सोर्सेस आर अवेलेबल बट नॉट रीडेबल और डिसिफर्ड। 2 विशेषताएं होंगी। अब इस काल के अंतर्गत बच्चों 2 सिविलाइजेशन हमें मिलती है, 2 सभ्यताएं मिलती हैं हमें। तो 2 सिविलाइजेशन कौन कौन सी है? जैसे कि पहली है इंडस वैली सिविलाइजेशन बच्चों। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। और दूसरी है वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि वैदिक सभ्यता, आर्यों की सभ्यता। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य क्या पढ़े नहीं जा सके? नहीं पढ़े जा सके बच्चों। तो हमारे पास वहां पर क्या है? हमारे पास वहां पर लिटरेरी सोर्सेस है, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सके। और वैदिक सिविलाइजेशन में तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में चल रहा होगा कि सर वैदिक सिविलाइजेशन इसके अंदर कैसे आ सकती है? क्योंकि वैदिक सिविलाइजेशन में तो वेदों की जानकारी हमें है और वेदों को हमने पढ़ भी लिया। यहां पर बच्चों एक चीज को हम समझ लेते हैं कि वेदों को बहुत बाद में आकर बच्चों उनको हमने लिखित रूप से, यानी कि
लिखित स्रोत के रूप में किया। हमने उन्हें बहुत बाद में आकर लिपिबद्ध किया, स्क्रिप्टेड किया। पहले वेद ओरल थे बच्चों, मौखिक थे। तो वेद शुरुआत में नहीं पढ़े जा सके थे, बाद में वेदों को लिपिबद्ध किया गया बच्चों। ये बात वैदिक काल से लगभग 1500 साल बाद उन्हें लिपिबद्ध किया गया। तो प्यारे बच्चों, इस काल के अंतर्गत दो सभ्यताओं को हम डिटेल से जानेंगे और ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है हमारा। तीसरे पर बात कर लेते हैं बच्चों। और आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हिस्टोरिकल पीरियड वास्तव में क्या है, मैंने बताया था एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री आप जानते हैं। तो हम उसी पर आने वाले हैं। हिस्टोरिकल पीरियड बच्चों 600 BC से स्टार्ट होता है, जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया था, और ये 1947 AD तक हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है बच्चों। तो सॉरी, हिस्टोरिकल पीरियड में इसकी भी विशेषता के तौर पर यदि हम समझे तो इस काल का अध्ययन पुरातात्विक, लिखित स्रोतों और विदेशी यात्रियों के विवरण पर आधारित होते हैं। स्टडी ऑफ दिस पीरियड डिपेंड्स ऑन आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी एंड फॉरेन डिटेल्स। एक और सोर्स बढ़ गया, प्री हिस्टोरिकल पीरियड केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के आधार पर, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेस के आधार पर, और अब हिस्टोरिकल पीरियड आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी और फॉरेन डिटेल्स। फॉरेन डिटेल्स क्या है बच्चों? यहां पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आप लोगों ने जान लिए, लिटरेरी सोर्सेस आप जानते हैं, जो लिखित स्रोत है हमारे पास में, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण क्या है? भाई जो यात्री भारत आए, मेगास्थनीज भारत आया, मेगास्थनीज का नाम आपने सभी ने सुना होगा बच्चों, इंडिका लिखी मेगास्थनीज ने। फायान भारत आया, फायान ने एक पुस्तक लिखी फूफुओ की। अब चाइनीज है तो बच्चों अब पुस्तक का नाम है फूफुओ की। अब चाइनीज नाम तो ऐसे ही होंगे। अभी तो चाइना खैर विश्व भर में चर्चा में भी है बच्चों। तो ह्वेनसांग का नाम सुना है बच्चों, एक और चाइनीज ट्रैवलर। ह्वेनसांग ने पुस्तक लिखी सीयू की। तो ये पुस्तकें क्या है? ये फॉरेन डिटेल्स है जो भारतीय समाज पर, भारतीय राजनीति पर लिखी गई है या इंडियन सोसाइटी के ऊपर लिखी गई है बच्चों। तो ये फॉरेन डिटेल्स है। और बच्चों प्री हिस्टोरिकल पीरियड में हमने कहा था कि मनुष्य सभ्य नहीं था, बहुत बड़े एरा में, बहुत बड़े समय में, लेकिन इस काल में मनुष्य सभ्य था। इस काल में मनुष्य सभ्य था। और अब हम बात करेंगे बच्चों कि हिस्टोरिकल पीरियड को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जिस तरीके से हमने प्री हिस्टोरिकल पीरियड को 3 पार्ट्स में बांटा था कि जिसमें, या फिर इंडियन हिस्ट्री को हमने 3 भाग में बांटा, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक इसी प्रकार अब हिस्टोरिकल पीरियड को भी हम 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें से पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। प्यारे बच्चों, ये वो क्लासिफिकेशन है जिसका आपको इंतजार होगा। यानी हिस्टोरिकल पीरियड को हमने एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में डिवाइड किया। तो बच्चों एंशिएंट हिस्ट्री का समय जैसे कि 600 BC से हम एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू करेंगे और हम 712 AD
मोहम्मद बिन कासिम का आगमन जब होता है भारत में एक मुस्लिम इन्वेडर के रूप में, हम उसको भी समझेंगे, उस तक समझेंगे। यानी कि एंशियंट हिस्ट्री 712 एडी तक आकर खत्म हो जाता है 600 बीसी से। मेडिवल हिस्ट्री बच्चों 712 एडी में शुरू होता है और 1757 द बैटल ऑफ प्लासी। हालांकि बच्चों एक ईयर डेट के रूप में, यानी कि एक ईयर को काल विभाजन के रूप में रखना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी प्लासी के युद्ध के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। प्लासी के बाद समाज की व्यवस्था, राजनीति की व्यवस्था और सांस्कृतिक चीजें बहुत सारी बदलने लगी। ऐसा ही बच्चों जब मेडिवल हिस्ट्री आरंभ होती है तब भी हुआ। मेडिवल हिस्ट्री 712 एडी में आरंभ होता है। एंशियंट हिस्ट्री के बाद जब 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम का आगमन हुआ और भारत में कहीं ना कहीं मुस्लिमों का आगमन पहली बार हो रहा था, और यहां से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भारत में मुस्लिमों यानी कि इस्लाम की एंट्री होती है बच्चों। और आने वाले अगले लगभग 1000 साल भारत में बच्चों भारत की संस्कृति इस्लाम से प्रभावित रही, मुस्लिम धर्म से प्रभावित रही, और ये जो पूरा पीरियड है हमने इसे मेडिवल हिस्ट्री के रूप में जाना। बच्चों आपने खूब सुना होगा, किताबों में आपने पढ़ा होगा कि आपने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन बच्चों आज आप ये भी जान लो कि हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में क्यों डिवाइड किया। भाई पॉलिटी तो हम ऐसे नहीं पढ़ते, एंशियंट पॉलिटी, मेडिवल पॉलिटी और मॉडर्न पॉलिटी, ऐसा तो नहीं पढ़ते। हिस्ट्री को हमने ऐसे क्यों डिवाइड किया? तो बच्चों यहाँ पर इस विभाजन के क्या कारण हैं, इस विभाजन के क्या आधार है, वास्तव में हमें इस पर बात करनी है। तो बच्चों दिस क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड इज बेस्ड ऑन सम चेंजेस। ये चेंज कौन कौन से है? एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, 3 भागों में हमने इतिहास को क्यों बांटा? एंशियंट हिस्ट्री का समय है मान लीजिए 2500 बीसी से, या सॉरी 600 बीसी से शुरू हुआ और 712 एडी तक रहा। तो यहां पर बच्चों भारतीयों का शासन था और एक अलग तरह की सामाजिक व्यवस्था थी, एक अलग तरह की राजनीति थी, एक अलग तरह की संस्कृति थी, धर्म था और इकोनॉमिकल सिस्टम था। लेकिन दोस्तों मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जब भारत में मुस्लिमों का आगमन हुआ होगा तो समाज में कुछ परिवर्तन हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? आगमन हुआ तो सोसाइटी में कुछ चेंज आया होगा, कुछ पॉलिटी में चेंज आया होगा। हमारे यहां राजा को सम्राट, महाराजा धीराज, लेकिन आपने देखा होगा दिल्ली सल्तनत में आपने देखा होगा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान। मुगल काल में आपने देखा होगा बादशाह। राजनीति के सभी पहलुओं में अंतर देखने को मिला होगा। और बच्चों न्याय प्रणाली में अंतर देखने को मिला होगा। तो प्राचीन भारत में तो प्राचीन जो भारतीय सोसाइटी थी, जो इकोनॉमी थी, जो पॉलिटी थी, वो तो एक तरफ, और जो इस काल में अब भारत की राजनीति मिश्रित हो गई अरेबियंस या तुर्किश या अरबियों और तुर्कियों की राजनीति से, यानी मुस्लिमों की। तो एक नया राजनीतिक दृष्टिकोण बनेगा या नहीं बनेगा? बना। तो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुआ, आर्थिक परिवर्तन हुआ और सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए। पहनावे में भी परिवर्तन आया होगा बच्चों, आया ही।
बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। आज आप बहुत सारे जो वस्त्र है वो इस तरीके के धारण करते हैं जो इस्लामिक कल्चर से मिलते जुलते हो, क्योंकि भाई लंबे समय से हम उस कल्चर से जुड़े हुए हैं, तो परिवर्तन देखने को मिला। और बच्चों, तो इतिहास का यह विभाजन देखो इन सब परिवर्तनों पर आधारित होता है बच्चों। इतिहास का यह विभाजन एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, क्यों ये विभाजन? सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन। अब बात कर लो जरा मॉडर्न हिस्ट्री की। 1757 में द बैटल ऑफ प्लासी हुआ और ब्रिटिशों की विजय हुई, और यहां से भारत में राजनीति में ब्रिटिशों का इंटरफेरेंस शुरू हो गया बच्चों, उनका हस्तक्षेप शुरू हो गया। फिर परिवर्तन आया होगा, फिर पहनावे में परिवर्तन आया होगा, फिर समाज में परिवर्तन आया होगा, फिर राजनीति में परिवर्तन आया होगा, और फिर आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया होगा बच्चों, और फिर न्याय प्रणाली में अंतर आया होगा। तो ये परिवर्तन है विभाजन के मूल आधार। इन परिवर्तनों को समझना जरूरी है बच्चों। पहनावे में परिवर्तन आया, कोट पैंट टाई, आज आप जीन्स शर्ट पहनते हैं, कोट पैंट पहनते हैं बच्चों। ये क्या है? मैं तो सांप बन गया जी। तो ये सांप कैसे बने भाई? ये वेस्टर्न इंपैक्ट है, धर्म का प्रभाव पड़ा, भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज हम बात कर रहे हैं। देखो अभी दिस क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड इज बेस्ड ऑन सम चेंज। ये क्या है? ये प्रभाव है, ये संस्कृति में मिश्रित प्रभाव है बच्चों। और इसी के कारण तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, ये हम लोगों ने सारी चीजों को समझा कि इतिहास को हमने 3 भागों में क्यों बांटा। अब हमें सबसे पहले बात करनी है एंशिएंट हिस्ट्री की, क्योंकि हम सीक्वेंस से चलेंगे बच्चों। एंशिएंट हिस्ट्री में भी हम टॉपिक्स डिवाइड कर लेंगे अपने, और एक एक टॉपिक पर हम चर्चा करते चलेंगे, और वो भी विस्तार के साथ। मैंने क्या बताया? सभी पक्षों के साथ, केवल राजनीतिक विस्तार नहीं देखेंगे। पीसीएस के क्वेश्चंस भी बड़े कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ फैक्चुअल भी होते हैं लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं। और सिलेक्शन में तो एक एक क्वेश्चन मैटर करता है बच्चों। और कॉन्सेप्ट तो जानना ही चाहिए, क्या आपको उसकी मेंस में जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो बच्चों, हम एक एक टॉपिक को कॉन्सेप्चुअल तरीके से और सभी पक्षों के साथ, जैसे कि हमने क्लास के शुरू में बताया था कि अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन, तो हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे समस्त पक्षों के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस क्या होगा, और एंशिएंट हिस्ट्री किस तरीके से हम लेकर आगे बढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने हैं, और ये जो सभी टॉपिक है ये एक एक करके सीक्वेंसली हम किस तरीके से लेकर चलेंगे बच्चों, ये हम कल की क्लास में जानेंगे। आज तो हम लोगों ने केवल और केवल समझा इंट्रोडक्शन के रूप में, और एक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री के रूप में हम लोगों ने समझा। तो कल की क्लास में हम वापस मिलेंगे बच्चों, और इस पर चर्चा हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।